नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में चर्चा करने के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि सऊदी प्रिंस को लेकर के अमेरिका में जो बवाल मचा है, उस बवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं और असल में अमेरिका किन मामलों पर रूस को काउंटर करने के लिए सऊदी के सामने घुटने टेक दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा के दौरान कहा था कि अमेरिका सऊदी को झुकाने के लिए ओपेक के विरोध में नोपेक तक लाने की बात कर रहा था। आपको रिसेंटली यह भी चीज मालूम होगी कि दिसंबर में संभव है कि रूसी ऑयल के ऊपर प्राइस कैप अप्लाई हो जाए, जिसके चलते रूस का तेल सस्ते दामों पर मार्केट को बेचना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि ओपेक ने जो कहा हुआ है कि वो 2 मिलियन बैरल प्रति डे अपना तेल उत्पादन घटाएगा, ऐसी स्थिति में यदि सऊदी को बाइडेन मनाने में कामयाब नहीं होते तो दुनिया को फिर से महंगाई का संकट देखना पड़ेगा और उस महंगाई के संकट में संभव है कि अमेरिका की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अब अगर अमेरिका को अपनी साख बचानी है तो सऊदी को अपने पक्ष में लाना होगा, और अगर सऊदी को अपने पक्ष में लाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो क्राउन प्रिंस है यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान MBS, उन्हें अपने पक्ष में उतारना होगा। और उन्हें अपने पक्ष में लाने का अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही है कि बाइडेन को झुकना होगा। बाइडेन क्यों झुकेंगे? क्योंकि बाइडेन जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जमाल खशोगी, जो एक पत्रकार थे जिनको क्राउन प्रिंस ने एक कॉन्सुलेट के अंदर एंट्री करते समय मरवा दिया था, ये खुद CIA का दावा है, मैं किसी और का दावा कोट नहीं कर रहा हूं, अमेरिका खुफिया एजेंसी का दावा है कि उन्होंने, यानी जो MBS हैं, उन्होंने अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकार जमाल खशोगी को एक कॉन्सुलेट में एंट्री के दौरान मरवा दिया था। उस स्थिति में बाइडेन ने चुनाव प्रचार में ट्रंप के सामने कहा था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो सऊदी को जरूर पनिशमेंट देंगे। ये पनिशमेंट आज उन्होंने दिया है। क्या पनिशमेंट दिया है? उन्होंने सऊदी को इम्यूनिटी दे दी है। इम्यूनिटी का अर्थ यानी कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन तो बैठे हैं, लेकिन खशोगी के हत्याकांड के ऊपर MBS के ऊपर किसी भी प्रकार का केस अब नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो वो खशोगी हत्याकांड के ऊपर MBS के ऊपर बहुत बड़ा केस चलाएंगे। संभव है कि सऊदी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग पाएं, और हमने अपने तमाम सेशंस में इस चीज को देखा है। सऊदी प्रिंस से मिलने के लिए बाइडेन आए तो सऊदी प्रिंस ने अपना एटीट्यूड उनके सामने इस प्रकार से रखा जिससे खुद बाइडेन अचंभित थे कि वो किसी भी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं थे। सऊदी प्रिंस ने अपनी तरफ सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हें इस प्रकार से किया कि बाइडेन की एक भी बात उन लोगों ने नहीं मानी, और जहां तक कहा कि अगर आपने हमें कहा कि रशिया को काउंटर करने के लिए हम तेल उत्पादन बढ़ा दें, हम आपके रिवर्स जाकर के तेल उत्पादन घटाएंगे, और घटाने से मांग बढ़ने पर, आपूर्ति घटने पर संभव है कि दुनिया के अंदर ऑयल के दाम बढ़ जाएं, और ऑयल का दाम बढ़ना अमेरिकी साख को सीधा चैलेंज है। तो अमेरिका अपनी इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस हो गया है कि बाइडेन ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, बाइडेन उससे पलट मार गए हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहता हुआ पाया जा रहा है कि साहब अब चाहे जो भी हो जाए, हम सऊदी प्रिंस को इम्यूनिटी देते हैं खशोगी के केस में, यानी कि उन्हें हम किसी भी प्रकार के केस के अंदर नहीं लाएंगे। लेकिन जब ये उदाहरण दे रहे थे तब इनसे पूछा गया कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इनको याद आए अचानक प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी तो ऐसे ही इम्यूनिटी दी थी। अब यहां पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी जमाल खशोगी की तरह किसी हत्या के जिम्मेदार थे? जिस तरह से जिम्मेदारी यहां पर खशोगी के केस में MBS की थी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी कुछ ऐसे आरोप हैं क्या? जी हां, आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका के पक्ष से कि वो गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, गोधरा कांड गुजरात में हुआ था, गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, हजारों लोगों की जान गई थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता है, जब हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार के आरोपों से प्रधानमंत्री को बरी कर दिया है? देखिए, आप अमेरिका को एक देश भले ही मानते हो, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया को अपना ही साम्राज्य समझता है। यही कारण है कि 1998 में जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने माफी चाहूंगा, बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका की तरफ से एक यूनिवर्सल, मतलब एक तरह समझिए कि फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक एक्ट पारित किया, यूनिवर्सल, यानी कि पूरी दुनिया को अमेरिका जज करेगा कि किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का स्तर क्या है, और इस धार्मिक स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर जो जजमेंट निकल कर आएगा, उस आधार पर वहां के नेताओं को अमेरिका एक प्रकार से प्रतिबंधित कर सकेगा, उस देश के साथ में दी जाने वाली जो सहायता राशि है उसे रोक सकेगा, जो रियायतें दी जाती हैं उन्हें कम कर सकेगा। यही कारण था
कि गुजरात दंगों के बाद में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनके बारे में अमेरिका ने एक एक्शन लिया और वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाने के लिए कॉन्सुलेट में जब अप्लाई किया एज ए मुख्यमंत्री ऑफ गुजरात, तो उस समय अमेरिका ने उन्हें परमिशन नहीं दी और कहा कि आप अमेरिका आने के लिए अलाउड नहीं है। और अमेरिका ने 10 साल तक यही काम जारी रखा। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री बनकर के नरेंद्र मोदी लौटे तो अमेरिका ने उनके ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए और उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ में बुलाया गया वॉशिंगटन। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी नीतियों में परिवर्तन करता है और परिवर्तन के लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कोट किया। वो कितना सही कितना गलत ये तो सेशन के एंड में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, लेकिन फिलहाल के लिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने सारी जानकारी स्लाइड दर स्लाइड शेयर करता हूं। चलिए, उम्मीद है आपको अब ये सारे घटनाक्रम सीक्वेंस के साथ याद होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अपडेट आते हैं वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करता हूं। उम्मीद है आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने ये चीज लिखी थी कि बाइडेन अवॉइड ए हैंडशेक विद सऊदी क्राउन प्रिंस बट द बम डजंट गो ओवरऑल। कहने का अर्थ ये था कि बाइडेन जो है वो क्राउन प्रिंस के साथ मिलने के लिए सऊदी आए तो थे, लेकिन इनके साथ में वो वाली आत्मीयता नहीं दिखा पाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दिखाते हैं। जैसे हाल ही में G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैंडशेक तो किया ही, पीछे से आकर के गले भी मिले और दूसरी तरफ से हाथ हिला करके उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। ये जो आत्मीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई जाती है, ये पूरी तरह प्री प्लान्ड होती है, किसी देश के लोगों को फील गुड कराने के लिए होती है, ताकि हमारे मन में उस देश के साथ अच्छे संबंध हैं ये भावना पैदा हो। ये तस्वीर अपने आप में दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि ये दोनों एक दूसरे को लेकर के सकारात्मक रवैया नहीं रखते। अब हमने इसके ऊपर सेशन किया था कि अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। हालांकि बाइडेन ने ही ये काम किया, लेकिन छवि को नुकसान कैसे पहुंचा? नुकसान ये पहुंचा कि अमेरिका के कहे हुए किसी भी बात को सऊदी ने मानने से इनकार कर दिया था। ये तस्वीर बहुत मायने रखती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस तस्वीर के बहुत सारे अर्थ निकाले गए। क्या थी कहानी? जो ये व्यक्ति आपको MBS दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो दिखाई दे रहे हैं, ये इन पत्रकार के हत्यारे माने जाते हैं। अब आप कहेंगे क्या खुद ने हत्या की थी क्या? नहीं, इनके आदेश पर जमाल खशोगी की हत्या हुई थी। कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सारी बातें मैं आपको डिटेल से चलिए बताता चलता हूं। आप फिलहाल के लिए यह देख लीजिए कि व्हाइट हाउस ने 18 नवंबर को कहा कि खशोगी मर्डर केस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हमने छूट दी है। इस फैसले के बाद भले ही बाइडेन सरकार की आलोचना हो रही हो, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को हमने इम्यूनिटी दी हो या छूट दी हो। यह नवंबर 19 को दिया गया इनका भाषण है और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन इंडिया 2014 भी हमने इसी प्रकार से इम्यूनिटी उन्हें प्रदान की थी। आप ऑडियो सुन सकते हैं। Is that this is not the first time that the United States has and consistent line of effort. It has been applied to a number of heads of state previously. Some examples: President Aristide in Haiti in 1993, President Mugabe in Zimbabwe in 2001, Prime Minister Modi in India in 2014, and President Kabila in the DRC in 2018. This is a consistent practice that we have afforded to heads of states, heads of governments, and foreign ministers. तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने अपने भाषण में कहा, अपने प्रवक्ता वेदांत पटेल से, जो कि मूल रूप से भारतीय मूल के ही हैं लेकिन वर्तमान में अमेरिकी विदेश विभाग के अंदर प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, अमेरिका सरकार की तरफ से भाषण देते हैं। इन्होंने कहा कि हमने पहले भी कई नेताओं को छूट दी है। उदाहरण के लिए 1993 में राष्ट्रपति ये एरिस्टाइड, 2001 में मुगाबे, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी, 18 में कांगो के राष्ट्रपति कबीला, इनको छूट दी गई। अमेरिका ने गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर ट्रैवल बैन दिया था, लेकिन मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनसे वो ट्रैवल बैन हटा दिया गया था। अब सवाल बनता है, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जो इम्यूनिटी मिली वो 18 तारीख को मिली, लेकिन अमेरिका के लोग इस बात से खुश नहीं हुए। यही कारण है कि उन्हें बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है बाइडेन को, क्योंकि बाइडेन चुनाव प्रचार में ये कहते आए थे। चुनाव प्रचार में कभी उन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कभी नहीं कहा था कि इंडिया में जो हुआ है उसके लिए मोदी को पनिशमेंट दिया जाएगा। किसी राष्ट्रपति ने मुद्दा नहीं बनाया था भारत का राजनीतिक मुद्दा। लेकिन बाइडेन ने अपने आंसर में हमेशा यही कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं इन्हें पनिशमेंट दूंगा। लेकिन तुम तो पलट गए भैया, पलट इतना गए कि दुनिया में लोग इनकी अचानक, इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा
है प्रेसिडेंट, हम जल्दी सेशन साझा करेंगे। तो सऊदी को दंड देने की तैयारी में अमेरिका उतर भी आया था। देखिए, यदि याद हो तो हमने 1 महीने पहले आपके ये साथ सेशन साझा किया है, लगभग मिलियंस में लोगों ने इसे देखा है। इसके अंदर हमने बताया था कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं दुनिया के, ऑयल पेट्रोल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनसे मिलने के लिए बाइडेन ने कहा कि भैया तुम लोगों को तेल का प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, यदि उत्पादन बढ़ेगा मांग तभी बैलेंस होगी और दाम में कमी आएगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए कहने के लिए जब अमेरिका ने ओपेक से बात की तो इनके नेतृत्व में ओपेक चलते हैं, और ऐसी स्थिति में ओपेक नेशंस ने कहा कि हम ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, अपितु आपने कहा है तो चलिए अब हम उल्टा करते हैं, हम अपने पुराने खर्चे निकालते हैं। कोरोना काल में हम वैसे भी तेल नहीं बेच पाए थे, हम प्रोडक्शन को 2 मिलियन बैरल प्रति दिवस घटाते हैं, और चूंकि तेल घटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो मांग है वो इंक्रीज होगी, दाम इंक्रीज होगा और हम पुराना पैसा वसूल लेंगे। एक तरह से उल्टा काम हो गया। इसको बाइडेन ने अपने खिलाफ लिया, जाकर के बातचीत करी अपने नेताओं से, और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, इनके ऊपर नौपेक लाद दीजिए। नौपेक का अर्थ क्या था कि ऐसा कानून पारित कर दीजिए कि अब ये लोग अमेरिका आने के बारे में सोच भी ना सकें। लेकिन बाइडेन को समझ में आ गया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। और यही कारण है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, क्राउन प्रिंस जो है, उनको लेकर के इन्होंने समझौते की राह अपना ली है। आप देख सकते हैं जो ये सलमान जो है, इनके ऊपर क्या आरोप था ये मैंने आपको बता दिया। दूतावास में ये था खशोगी, जिसके बारे में हमने चर्चा की। खशोगी को इन्होंने मतलब एक सऊदी काउंसुलेट के अंदर एंट्री कर रहे थे टर्की के अंदर, वहां पर जो प्रेजेंट फोर्सेस थी उन्होंने खशोगी को अंदर ही निपटा दिया। बाद में किसी को पता भी नहीं चला कि कहां गया। लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि अंदर ही इन्होंने एक गुप्त सुरंग बना रखी थी टर्की में, वहां से इन्हें ले जाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इतने सारे पीसेज में चॉप कर दिया गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि कोई डेड बॉडी बाहर निकल रही है, किसी भी कैमरे में ये रिकॉर्डिंग नहीं आई, और ये बहुत बड़ी बात थी। सीआईए ने इस घटना के बाद 2018 में कंक्लूड किया कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही जमाल खशोगी को मारने का ऑर्डर दिया था। ये वाशिंगटन पोस्ट ने अपने द्वारा इस चीज को लिखा था। यूएस ने सऊदी क्राउन प्रिंस को खशोगी मर्डर केस के अंदर एक तरह से सैंक्शन करने की बात सोची, लेकिन करा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें लगता था कि सऊदी के साथ रिलेशन बिगाड़ना सही नहीं होगा। बाइडेन डजंट पेनलाइज क्राउन प्रिंस, ये आप 2021 की खबर देख सकते हैं, डेस्पाइट प्रॉमिस टू पनिश सीनियर सऊदी लीडर्स। यानी कि लोगों ने इनसे समय समय पर सवाल पूछे कि आप इन्हें पेनलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। आप समझ नहीं सकते कि इस समय बाइडेन के लिए अपनी इमेज बचाना कितनी बड़ी बात हो गई है। जहां एक और वो दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत प्रतिनिधित्व दिखाना चाहते हैं अमेरिका का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, आप अपनी साख बचाने में शायद कामयाब हो जाएं महंगाई को नियंत्रित करके, लेकिन आप राजनीतिक रूप से एक गलत प्रतिष्ठा सेट करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी बाइडेन जो है लंबे समय तक पाकिस्तान को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन फिलहाल सत्ता परिवर्तन करके पाकिस्तान को अपने करीब ले आए हैं। ठीक वैसे ही फिलहाल के लिए जिस तरह से सऊदी के खिलाफ होने का ये इतने दिन से नाटक कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो परिणाम निकल कर आए मिड टर्म इलेक्शन में, जहां डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स ने अच्छे वर्ग से मतलब मेजॉरिटी प्राप्त की है, उस वजह से मतलब मेजर जो सीट हैं वो रिपब्लिकन्स ने जीत लिए हैं। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता, इसको बाइडेन को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान के कारण अपने देश में इज्जत देना बंद कर दें, और वो अपने मेन एजेंडा से पलट गए। इनका पलटना निश्चित ही इनके लिए बहुत हानिकारक, नुकसानदायक सिद्ध होगा। अमेरिका की नहीं, बाइडेन की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी तो खैर आप सब ज़्यादा समझदार हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख लिए। तो यूएस रिलेशन के बारे में हमने जानकारी दी थी। अब आपके सामने मैं वो फटाक से वो मुद्दा भी दिखा देता हूँ जो प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित था। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की खबर आप देख रहे हैं, वर्ष 2005 की। यदि आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ें, दिस डिसीजन अप्लाइज टू मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द बेस्ड ऑफ द फैक्ट दैट एज हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन गुजरात बिटवीन फरवरी 2022 to May 29, 2002, he was responsible for the performance of state institution at that time. The State Department detailed view on matter are included in the annual control report on human right practices and international religious freedom report. आप ये थोड़ा सा देखते हुए चलें। Both report document the violence in Gujarat from February 2022 to May 2022 and cite the Indian National Human Rights Commission report, which states that there are a comprehensive failure on the part of state government to control the
persistent violation of right of life, liberty, equality, dignity and people of the state. इसी कारण से अमेरिका ने मोदी जी के ऊपर 10 साल तक यात्रा का प्रतिबंध लगाया था और गोधरा दंगों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत यह निर्णय लिया था। अब यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून क्या है? वर्ष 1998 के अंदर जब बिल क्लिंटन यहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब उन्होंने इस कानून पर हस्ताक्षर किया था और इसी के चलते हुए इन लोगों ने एक कमीशन भी बनाया था, जिसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन कह सकते हैं, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है उनकी अपडेट ये सरकार को दे, ताकि अमेरिकी सरकार उन देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से कैसा व्यवहार करे वो इस कानून पर निर्धारित हो। आपके मन में ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि अमेरिका सब देशों को इस तरह से क्यों ट्रीट करता है जैसे और लोग इसके गुलाम हैं। यही शायद इसका सुपीरियर होने का तरीका है। मैंने एक सेशन इस पर ऑलरेडी कर रखा है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर कैसे है। आपके सजेशंस में या कमेंट में मैं पिन करवा दूंगा। अमेरिका सुपर पावर क्यों है ये भी आपको हमने इसी चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको फिर से अमेरिका इनवाइट करता है। यूएस ने वीजा का बैन हटा दिया और ओबामा ने इन्हें वॉशिंगटन इनवाइट किया। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। और हाँ, मोदी जी को 2002 के गुजरात दंगों से सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में 24 जून को परफेक्ट तरीके से क्लीन चिट दे दी। यानी देश के अंदर ये अब बेदाग छवि है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये सब जगह जा ही रहे हैं, अमेरिका से मिल ही रहे हैं। तमाम जानकारी सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। सेशन को जरूर शेयर करें। अगर आपने इसे पसंद किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने सभी साथियों को चैनल पर प्रेजेंट